सो लास्ट टाइम जहाँ स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे. एज यू कैन सी वी हैव यूज़र रिक्वायरमेंट. सो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है, बेसिकली हम लोग रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक में. सो यहाँ पे वो सेम चीज़ आपको दिया है कि द रिक्वायरमेंट्स, यूज़र रिक्वायरमेंट शुड डिस्क्राइब फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. फंक्शनल और फंक्शनल मतलब हम लोग बेसिकली जो क्या एग्जैक्टली चीज़ें ऐड करने वाले. नॉन फंक्शनल मतलब उसको स्पेसिफिक आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर लगेंगे, सर्वर में क्या चेंजेस लगेंगे और क्या दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, वो सब आएगा. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूज़र रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज. ओके, लाइक इंग्लिश जैसा हम लोग बोल रहे हैं. तो यूज़र रिक्वायरमेंट अगर हम लोग नेचुरल लैंग्वेज में जैसे हम लोग बात करते हैं, अब व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ अगर चैट करते हैं, ऐसे नेचुरल लैंग्वेज में ही अगर हम लोगों ने रिक्वायरमेंट डिफाइन की है, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. क्योंकि आप देखो कि बहुत बार हम लोग व्हाट्सएप पे भी अगर चैट करते हैं तो कोई एक ही वर्ड हम लोग मल्टीपल वेज में यूज़ करते हैं. कभी कभी आप कुछ बोलने की ट्राई कर रहे हो और सामने वाला जो पर्सन है वो कुछ अलग समझता है, तो वहाँ पे भी वो कन्फ्यूजन हो जाता है. तो सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो हम लोग के नेचुरल लैंग्वेज में अगर हम लोग रिक्वायरमेंट डिफाइन कर रहे हैं, टेबल डायग्राम्स, वो अभी अगर हम लोग वही वे में बता रहे हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज के प्रॉब्लम क्या रहते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी. मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिसीजन इज डिफिकल्ट विदाउट मेकिंग द डॉक्यूमेंट डिफिकल्ट टू रीड. प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे हम लोग. बहुत बार नेचुरली मैं आपको जो बोल रहा हूँ, इट माइट पॉसिबल कि अलग अलग पर्सन उसको अलग अलग वे में इंटरप्रेट करे. बराबर है. सो कोई उसको पॉजिटिव वे में ले, कोई उसको नेगेटिव वे में ले. ऐसा बहुत बार होता है हम लोग के साथ. तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई एक वर्ड्स हम लोग मल्टीपल रीजंस के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का इसमें क्लैरिटी नहीं आ रहा है. सो वो एक हो गया. देन रिक्वायरमेंट में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लाइक फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेंड टू बी मिक्सड अप. ये हो सकता है कि हम लोगों के फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जिसमें हम लोग एग्जैक्टली बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे लॉगिन साइन अप ये या ये वाले सारे चीज़ें चाहिए. नॉन फंक्शनल में मैं बोलूँगा क्योंकि हम लोगों को अलग से इतना हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ये वाला हम लोगों को ऐसा आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड है, हम लोगों को जो कंप्यूटर सेटअप नेटवर्क सेटअप होगा वो कुछ ऐसा रिक्वायर्ड है. तो कभी कभी ये दोनों मिक्स हो सकता है. तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा. सो अभी कभी कभी ऐसा होगा कि वी आर टॉकिंग और वी आर थिंकिंग अबाउट प्लेटफॉर्म अपग्रेड, और वहाँ पे फिर ये कन्फ्यूजन होगा कि प्लेटफॉर्म अपग्रेड में आपका सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेड्स है या नहीं है ना. ये हो सकता है. अब बहुत बार क्या होता है, रिक्वायरमेंट अमेलगमेशन होता है. मतलब बहुत सारे रिक्वायरमेंट जो है ना वो एक साथ एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसमें फिर हम लोगों को पता नहीं चलता कि कौन से रिक्वायरमेंट पे कैसे काम करना है या किस पे पहला काम करना है. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, यूजर रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंटिंग सिस्टम इन लाइब्रेरी सिस्टम. देखो यहाँ पे क्या बोला है, लाइब्रेरी सिस्टम शेल प्रोवाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम दैट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पेमेंट. कि लाइब्रेरी में किसने कौन से बुक परचेस किए और उसके अगेंस्ट क्या पेमेंट आया. बराबर है. नाउ सिस्टम मैनेजर मे कॉन्फ़िगरिंग दिस सिस्टम सो दैट रेगुलर यूजर्स मे रिसीव डिस्काउंटेड रेट्स. सो अगेन ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस अप्लाई किए या कॉन्फ़िगरेशन में वहाँ पे अपग्रेडेशन किए. उसके आगे यूजर रिक्वायरमेंट फॉर एडिटर ग्रिड इन लाइब्रेरी सिस्टम. नाउ ग्रिड फैसिलिटी क्या बोला है, टू असिस्ट इन टू पोजिशनिंग ऑफ एंटिटीज ऑन अ डायग्राम. लाइक हम लोग जैसे डायग्राम बनाते हैं अलग अलग, यहाँ पे वो डायग्राम नहीं है. सो हम लोग जैसे अलग अलग डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में करते हैं हम लोग. सो वैसे कोई डायग्राम्स के थ्रू हम लोग एंटिटी और उसके क्या रिलेशंस है और उसके क्या मेन पर्पस रहेंगे वो रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर रहे हैं. सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ यूजर मे टर्न ऑन अ ग्रिड इन आइदर सेंटीमीटर्स और इंचेस वाया एन ऑप्शन ऑन अ कंट्रोल पैनल. ग्रिड मतलब क्या हो गया, रोज एंड कॉलम्स आ गए. आपको आप लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन जो बताएंगे वो ग्रिड पैटर्न में बता रहे हैं. बराबर है. तो वहां पे क्या बता रहे हैं हम लोग, यूजर में टर्न ऑन ग्रिड आइदर सेंटीमीटर और इंचेस वाया एन ऑप्शन ऑन द कंट्रोल पैनल. इनिशियली द ग्रिड इज ऑफ. द ग्रिड में टर्न ऑन एंड ऑफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ एडिटिंग सेशन एंड कैन बी टॉगल्ड बिटवीन इंचेस एंड सेंटीमीटर एट अ टाइम. सो ये क्या हो गया कि हम लोगों ने यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड टू रिड्यूस टू फिट द व्यू.
लाइक यूजर को जो चीजें दिख रहे हैं वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में दिखे, इसके लिए ऐड किया है। बट इट माइंड प्रॉब्लम कि जब कभी अगर कोई डायग्राम अगर छोटा दिख रहा है, कोई टेबल बड़ा दिख रहा है ना, ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्या बता रहे हैं, रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम। लाइक डेटाबेस रिक्वायरमेंट इंक्लूड बोथ conceptual and detailed information. Okay, that is one thing. Like describes the concept of financial accounting system that is to be included in the library system. फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब किसके क्या हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, किसके क्या हम लोगों को चीज़ें मिल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। हाउएवर इट इंक्लूड्स द डिटेल दैट मैनेजर कैन कॉन्फ़िगर दिस सिस्टम एंड विच दिस इज अननेसेसरी एट दिस लेवल। सो आपको अलग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लाइब्रेरी में अभी से चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग कभी करेंगे जब फाइनली आपका पूरा सॉफ्टवेयर रनिंग रहेगा वो टाइम पे, या फिर मैक्सिमम आपको यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी में ऐड करना है। सो वहाँ पे सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे कि कितने नए बुक हम लोगों ने लाइब्रेरी में परचेस किए, कौन से बुक्स हम लोगों ने किसी को सेल किए या फिर हम लोगों ने उनको रेंट पे दिए, कौन से नए यूजर्स हैं जिन्होंने लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन हम लोग के पास से लिया हुआ है तो उसका हम लोग को क्या पेमेंट आया, किसी का सैलरी गया तो क्या हुआ है, बाकी के अगर कुछ हम लोगों ने एक्स्ट्रा लाइट बिल या कुछ पेमेंट किया है तो क्या हुआ है। ये सब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रहेगा। अब उसके आगे हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो ग्रीड रिक्वायरमेंट मिक्सेस 3 काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट। एक आपके कंसेप्चुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, बराबर है, देन नॉन फंक्शनल एंड एक नॉन फंक्शनल यूजर इंटरफेस जो है वो आएगा। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बात करें, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रिड यूनिट्स, मतलब जो भी टेबल अगर हम लोग बताएंगे तो वो उसका साइज क्या रहेगा एग्जैक्टली, कितने बड़े साइज, छोटे बड़े साइज में आपको बताना है। और यूजर इंटरफेस पे जब वेबसाइट पे अगर हम लोग बताएंगे तो वहाँ पे आपको ये टेबल कितना बड़ा छोटा बताए वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट इफ यू नोटिस गाइडलाइन फॉर राइटिंग यूजर रिक्वायरमेंट, बहुत सिंपल है। गाइडलाइंस में हम लोगों ने क्या बोला है, इन्वेंट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड यूजेज इट फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में का मतलब क्या है, कहीं कहीं पे अगर हम लोगों ने शेल लिखा है उसका मतलब है वो रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। देखो शेल का मतलब वो मैंडेटरी है, एंड शुड का मतलब इट इज़ डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट, कि अगर पॉसिबल है तो हम लोग ट्राई करेंगे ऐड करने का, नहीं पॉसिबल है तो इट्स ओके। और उसके साथ में टेक्स्ट हाईलाइट में आप लोग को क्या बोला है कि कहीं कहीं पे अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिस है, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत काम के फंक्शंस हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको बोल्ड में, या कुछ नोटिफिकेशंस है तो उसको इटैलिक में बताएंगे, कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करना है तो उसको कलर वे में आप लोग बताएंगे, जो बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर जार्गन्स या कोई टेक्निकल वर्ड्स जो है वो यूज़ करना हम लोग अवॉइड करेंगे। सो दिस इज़ वन पार्ट। ओके, इसके बाद का जो पार्ट है, जस्ट 1 मिनट, लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ऑन आर सिस्टम। लाइक अगर मैं बोलूँगा कि हम लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग रिक्वायर्ड है इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप डिफरेंट डेटाबेस सर्वर, देन मैं बोलूँगा कि ओके हम लोगों को वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, तो हम लोगों का सिस्टम रिक्वायरमेंट में एक आपका वेबकैम ड्राइवर वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा कि आपको अलग से वेबकैम्स कनेक्ट करने पड़ेंगे अगर नॉर्मल कंप्यूटर्स है। तो अगर लैपटॉप है देन इट्स फाइन कि दिस विल वॉन्ट क्रिएट एनी मच डिफरेंस, बिकॉज लैपटॉप में आपके पास इनबिल्ट वेबकैम आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो कंपनी या कॉलेज का नेटवर्क है जिसके ऊपर हम लोग ये सॉफ्टवेयर या यूजर्स जो है वो ये सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी डाल रहा हूँ एंड वी हैव सपोज 200-300 कंप्यूटर्स इन आर दिस इंस्टीट्यूशन और इन आर ऑफिस, तो वो टाइम पे उतने इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सारे कंप्यूटर पे अपग्रेड करने पड़ेंगे, रिमेम्बर। सो यूजर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि जो फंक्शंस या एग्जैक्टली जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज क्लाउड अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, क्लाउड फैसिलिटी दैट्स द सर्विसेज, बराबर है। मैं डेवलप नहीं कर रहा हूँ, रिमेम्बर, वो कोई फंक्शन नहीं है, वो एक सर्विस है जो अलग से आपको कोई प्रोवाइड करेगा, जिसको आप कनेक्ट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के साथ में। उसके साथ में कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हो सकते हैं। कंडीशन का मतलब है कि अगर हम लोग के पास अलग अलग लेवल के जो यूजर्स रहेंगे उनके पास अलग अलग लेवल के प्रिविलेजेस रहेंगे ऑन द सेम सिस्टम। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज सिस्टम है तो उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स है उनके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रोफेसर्स के पास उससे ज़्यादा एक्सेस है। देन
एचओडी के पास उससे ज़्यादा है और प्रिंसिपल के पास हाईएस्ट अथॉरिटी है। मतलब वो किसका भी डेटा चेक कर सकता है, किसी का भी डिटेल एक रिपोर्ट उनको रिक्वायर्ड होगा। तो ये वे में हम लोग वहाँ पे कंडीशंस ऐड करेंगे, और भी कंडीशंस हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बीएससी आईटी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ, देन आई शुड ओनली गेट द एक्सेस ऑफ बीएससी आईटी स्टूडेंट्स, बिकॉज बीकॉम स्टूडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सेम वे वाइज वर्सा फॉर अदर प्रोफेसर्स इज वेल। सो यहाँ पे आप देखो, दे आर इंटेंडेड टू बी अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग द सिस्टम। स्पेसिफिकली क्या सिस्टम हम लोग बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, वो यहाँ पे होगा। दे मे बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट थिंग क्या बोला है, देखो यहाँ पे, अब ये सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ये सब मेंशन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऑन पेपर जो आपका अग्रीमेंट होगा, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल लैंग्वेज इज ऑफन यूज टू राइट सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एज वेल एज यूजर रिक्वायरमेंट। नेचुरल लैंग्वेज मतलब मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा। वी विल बी यूजिंग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जो यूजर्स को भी समझ में आए फाइनली, जब अगर वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पढ़े तो। और आप अगर किसी को अपना प्रोजेक्ट अगर आउटसोर्स कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या यूजर रिक्वायरमेंट्स जो है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों हम लोग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे, सो दैट व्हेन वी आउटसोर्स सम ऑफ द पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, सो द सप्लायर जो आपको उतना पार्ट बना के देने वाला है, वी कंसिडर देम एज सप्लायर ओनली। तो उनको भी क्लियरली समझ में आना चाहिए और आपके यूजर्स को भी। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग बेसिकली मैंने बोला वो कैसे होगा, एक गूगल फॉर्म टाइप या ऐसा कुछ हम लोग क्वेश्चनर बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग रेडी आंसर्स प्रोवाइड करेंगे और चेक बॉक्सेस रहेंगे वो सारे आंसर्स के। तो यूजर जो है वो सिंपल इंग्लिश में पढ़ के वो चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकता है। दैट इज द प्रोसेस। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, नेचुरल लैंग्वेज में ही आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद इनसेपरेबल में क्या बोला है, रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन आर इनसेपरेबल। मतलब आपका रिक्वायरमेंट में जैसे आप चेंजेस करेंगे, एग्जैक्टली सेम चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन डिजाइंस एज वेल। सो यहाँ पे आपको देखो सेम चीज बोला है, इनसेपरेबल। रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन आर इनसेपरेबल। Requirement should state what system should do and design should describe how it will do. Requirement में हम लोग क्या बताएंगे कि भाई आपका requirement क्या है, सिस्टम को क्या करना चाहिए। और डिजाइन में हम लोग लिखेंगे कि ओके ये रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए टेक्निकल डिजाइन क्या रहेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दैट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बराबर है, व्हाट सिस्टम शुड डू, वो आपका रिक्वायरमेंट में आएगा, और डिजाइन में आएगा हाउ सिस्टम विल डू इट। सो इन प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट डिजाइन इनसेपरेबल है। सिस्टम आर्किटेक्चर जो है, जैसे हम लोगों ने डिजाइन पढ़ा था, तो 3 टाइप के डिजाइन पढ़े थे हम लोगों ने सिस्टम डिजाइन के अंदर, आर्किटेक्चरल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, अ सिस्टम आर्किटेक्चर मे बी डिजाइन टू स्ट्रक्चर द रिक्वायरमेंट। मतलब एग्जैक्टली कोई रिक्वायरमेंट्स यूजर्स के पास से जो मिला है, सपोज वो रिक्वायरमेंट हम लोग के सिस्टम रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा है, मतलब उसकी वजह से आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट में चेंजेस करना पड़ रहा है, या फिर हम लोगों को और कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको स्ट्रक्चर करेंगे। मतलब जो एक्सेसिव रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग के टाइम बजट में नहीं बैठ रहा है, या वो कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, जो यूज़र के पास, उनके पास जो अपने खुद का सिस्टम या वो उनके जो बिजनेस है उसके स्पेसिफिक वो फंक्शंस उनको काम के नहीं है, या फिर वेरी फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट जब हम लोग अगर कर रहे हैं उनके लिए, तो वो टाइम पे ये फंक्शंस डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं करेंगे। बेसिकली क्या होगा,
आप देखो कि अगर कोई एक नया बिल्डिंग अगर बनाना है तो हम लोग सबसे पहले उसका बेसिक आर्किटेक्चर बना देते हैं, बराबर है। और उसके बाद फिर वो आर्किटेक्चर एक बार बनने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्लोर बाय फ्लोर हम लोग अलग अलग जो उसमें अपार्टमेंट्स रहेंगे वो डिवाइड करेंगे। देन उसके बाद वो अपार्टमेंट्स के अंदर हम लोग बाकी के जो रिक्वायर्ड नेसेसिटी है, एमिनिटीज है, वो प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक बेसिक आर्किटेक्चर जो अभी हम लोग बता रहे हैं वो प्रॉपर बन रहा है क्या, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वे हम लोग बाकी के चीजें को भी वही वे में फोकस करेंगे और आपके डिजाइन जो है वो बहुत प्रॉपरली बन सके। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे हम लोग बिल्डिंग का देख रहे थे, तो आप देखो कि ऑटोकैड डिजाइन्स बनते हैं जिसमें एग्जैक्टली डिफाइंड रहेगा कि ओके अगर 10 फ्लोर का अगर बिल्डिंग है तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहां से फर्स्ट फ्लोर इतना डिस्टेंस पे रहेगा, देन गेट इतने डिस्टेंस पे रहेगा। ये हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स जो है वो आपके वो ऑटोकैड मैप में डिजाइन में प्रॉपरली रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर हम लोग इसी के लिए बनाएंगे जिससे स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को हम लोग प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर पाए, बराबर है। द सिस्टम में इंटरऑपरेट विद अदर सिस्टम्स दैट जनरेट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। सो डिजाइन रिक्वायरमेंट हम लोग खुद से तो नहीं हाथ से बनाने वाले, विल बी यूजिंग सम अदर सॉफ्टवेयर्स एज वेल, जैसे आप अपने प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हो। तो वो टाइम पे क्या होगा, हम लोग का एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ वर्कआउट करेगा सॉफ्टवेयर के साथ में, और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू विल बी गेटिंग द रिक्वायरमेंट। सो ये आपको यहाँ पे दिया है। और स्पेसिफिक आपका एक जो आपका प्रोजेक्ट डोमेन जो है वो याद रखो। प्रोजेक्ट डोमेन मतलब अगर कॉलेज प्रोजेक्ट है मेरा, तो मेरा कॉलेज डोमेन हो गया, मतलब जो भी फंक्शन हम लोग ऐड करेंगे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इट शुड लिंक टू प्रोफेसर, स्टूडेंट्स या प्रिंसिपल या नॉन टीचिंग स्टाफ। अगर ये कहीं पे भी किसी के साथ लिंक नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ फंक्शन है, तो मेरे डोमेन रिक्वायरमेंट में नहीं आ रहा है, बराबर है। मेरे कॉलेज सॉफ्टवेयर के लिए वो काम का नहीं है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके हम लोग उनको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू will be providing them a chance where they can directly just play games online. So अगर ऐसा कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, that is not the domain of our requirement. So उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, जो हम लोग के काम का ही नहीं है। Then प्रॉब्लम विथ नेचुरल लैंग्वेज क्या आता है, देखो नेचुरल लैंग्वेज मतलब जैसे मैंने बोला वैसा नहीं, आपने इंग्लिश में अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंग्लिश में आपने लिख दिया। अब एग्जाम में भी हम लोग जब एक ही आंसर 10 लोग लिखते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही, लेकिन 10 लोग कभी कभी वो स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं कर पाते हैं, वो अपने वे में उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। और कभी कभी जब भी हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू आवर सब्जेक्ट, तो वो टाइम पे कभी कभी वो 10 लोगों के आंसर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हम लोगों को मिलता है, या उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग होता है। सो सेम वे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब अगर हम लोग नेचुरल लैंग्वेज यूज करेंगे फॉर गैदरिंग अ सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो वहां पे सबसे पहले तो एम्बिग्विटी आएगा, मतलब कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने लिख दिया नेचुरल लैंग्वेज में इंग्लिश में, सपोज उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, या जो टेक्निकल वर्ड एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड आपको लिखना चाहिए था वो आपने वहां पे नहीं लिखा, तो उससे क्या हो गया कि अभी हम लोगों ने जब अपने साइड से इंटरप्रेट किया तो उसका मतलब चेंज हो गया। तो मैं अगर अपने वे में इंटरप्रेट करके अगर उसके बेस के ऊपर अगर मैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो वो जो रिक्वायरमेंट है और उसका इंटरप्रिटेशन अलग जा रहा है, तो फाइनल आउटपुट भी आपको अलग ही मिलेगा। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रीडर एंड राइटर of requirement must interpret same words in same way, बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो राइटर है उसने कुछ अलग लिखा है और उसका इंटरप्रिटेशन हम लोगों के लिए अलग हो रहा है। लाइक रीडर ने लिखा है कि ही वांट चैटिंग फैसिलिटी लाइक व्हाट्सएप, ठीक है, ये सिंपल इंग्लिश में उसने लिखा है राइटर ने। अब रीडर क्या समझेगा
कि सिंपल चैटिंग फैसिलिटी चाहिए व्हाट्सएप के जैसा। अब वो सिंपल थोड़ी है, उस पर हम लोग पीपीटी शेयर कर रहे हैं, एक्सेल फाइल शेयर कर रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, जिफ इमेजेस, वीडियोस शेयर कर रहे हैं, प्लस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वीडियो एंड वॉइस कॉल फैसिलिटी। तो अब जो राइटर ने लिखा था और रीडर ने जो इंटरप्रेट किया उसमें डिफरेंस हो गया। रीडर ने चैटिंग लिखा था लेकिन उसमें एग्जाम्पल उसने क्या दिया, लाइक व्हाट्सएप। अब अगर व्हाट्सएप के कंपैरिजन में, मतलब व्हाट्सएप के जैसा अगर आपको चाहिए, मतलब वो उसमें वीडियो वॉइस कॉलिंग भी आ जाएगा और चैटिंग फैसिलिटी भी आएगा, और जिसके ऊपर आपको अलग अलग टाइप के फाइल्स भी शेयर करना है। अब इट माइट पॉसिबल कि यूजर ने या राइटर ने गलती से सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दे दिया था कि व्हाट्सएप जैसा चाहिए, उसको पूरा व्हाट्सएप नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मैसेज सेंड और रिसीव करने आना चाहिए, इतना ही उसका रिक्वायरमेंट था। लेकिन हम लोगों ने जब पढ़ा तो हम लोगों ने वहां पे क्या समझा कि ओके व्हाट्सएप जैसा चाहिए, मतलब वहां पे क्या क्या चीजें होंगे, वहां पे अभी आपका जो चैटिंग है वो तो होगा ही, साथ में उसके साथ में हम लोग बाकी के जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग फैसिलिटी और व्हाट्सएप ने जो थोड़े एडेड फीचर्स डाले, ऐसे कुछ चीजें भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। सो अननेसेसरली हम लोग बर्डन बढ़ा रहे हैं, है ना। वी आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अस एज वेल एज फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड कि भाई मैंने बोला कुछ था और अभी हो कुछ और रहा है। सो ये देखो, नेचुरल लैंग्वेज जो है ये बहुत एम्बिगुअस होता है, कंफ्यूजिंग होता है। बहुत बार एक ही वर्ड हम लोग अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। ओवर फ्लेक्सिबिलिटी, द सेम थिंग मे बी सेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन द स्पेसिफिकेशन। जैसे अभी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी ये सेम चीज में अलग कोई एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसी को मैं कोई दूसरे एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो एक ही चीज हम लोग अलग अलग वे में लिखते हैं, अलग अलग वे में हर कोई अपने हिसाब से उसको समझता है और लिखता है। जैसे एग्जाम में भी होता है कि मैंने आपको अगर ये एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, लेकिन एग्जाम में आपको अपना कोई एग्जाम्पल याद आएगा, आप उसके थ्रू लिखेंगे। सो ये जो है ना, ये नेचुरल लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि हम लोग के पास स्टैंडर्ड वे नहीं है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग के पास एक स्टैंडर्ड रहता है कि अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर करने हैं तो मैथ पैकेज यूज करना है, उसका यही फंक्शन अवेलेबल है, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सेकेंड थिंग, जब अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें कोई एक वर्ड का एक ही मतलब रहता है, मल्टीपल मतलब नहीं रहता है। नॉर्मल जब हम लोग लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि एक ही जो वर्ड है ना उसके मल्टीपल मतलब रहते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके कल मिले थे या कल मिलेंगे, सो आप देखो कि यहाँ पे मैं फ्यूचर एंड पास्ट दोनों के लिए मैं एक ही सेम वर्ड यूज कर रहा हूँ, और नेचुरल लैंग्वेज में हम लोग ये यूज करते हैं तो आप समझ भी जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये सेम चीज अगर मैं जब अगर मैं कहीं प्रोग्रामिंग में यूज कर रहा हूँ या कहीं पे और यूज कर, आई मीन मैं अगर कोई कंपनी रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहा हूँ, सो इट माइट पॉसिबल कि इसका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। दिस जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसे अगर मैं मल्टीपल ऐसे कोई वर्ड्स यूज करता हूँ जिसका इंटरप्रिटेशन, या हम लोग वो सेम वर्ड्स को मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं, है ना। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल आया था या कल आऊंगा, तो ये देखो ये दोनों में क्या हो रहा है, मैं सिर्फ क्या यूज कर रहा हूँ, कल ही यूज कर रहा हूँ और उसके आगे पीछे और कुछ भी नहीं है। सो इसका मतलब एक सेम वर्ड इज यूजिंग फॉर मल्टीपल पर्पजेस। एंड सेम वे आप देखो कि बहुत बार एक सेम वर्ड हम लोग यूज करते हैं फॉर मल्टीपल सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। सो ये जो है ना, ये ओवर फ्लेक्सिबिलिटी है नेचुरल लैंग्वेज का, और दैट इज क्रिएटिंग मोर एम्बिग्विटी समटाइम्स। लैक ऑफ मॉड्यूलराइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स आर इनएडिक्वेट टू स्ट्रक्चर सिस्टम रिक्वायरमेंट। मतलब उसके थ्रू मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता क्योंकि हम लोग के एग्जैक्टली मतलब अगर एक टेक्निकल वे अगर हम लोग यूज करेंगे, सो आई कैन इजीली डिफाइन क्योंकि अगर मेरा कॉलेज सिस्टम है तो उसमें ये 4-5 सब मॉड्यूल्स रहेंगे, उसके अंदर ये सब मॉड्यूल्स रहेंगे, देन कम्स अनदर सब मॉड्यूल्स, उसके अंदर कोई प्रोसेसेस आएंगे। मॉड्यूलराइजेशन कंसेप्ट जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज वहाँ पे हम लोग नेचुरली जैसे वर्बली बोल रहे वैसे मैं बताऊंगा कि तो मैं बोलूंगा कि चलो हम लोग प्रिंसिपल को ये एक्सेस दे देंगे
प्रोफेसर को ये एक्सेस दे देंगे, स्टूडेंट को इतना एक्सेस देंगे। सो यहाँ पे मैं आपको नेचुरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सिंपल इंग्लिश में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ओके स्टूडेंट को ऐसा कुछ चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ऐसे कुछ वे में फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या हो रहा है कि हम लोग वहाँ पे टेक्निकली जैसे मॉड्यूल डिवीजन होना चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट अलग अलग मेंशन होने चाहिए या अलग अलग रजिस्टर करने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या होगा कि जो टेक्निकल या रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर्सन है वो ऐसे नेचुरल लैंग्वेज में पूरे रिक्वायरमेंट सुन के वो वापस अपने ऑफिस आता है और बाद में वो सारे नेचुरल लैंग्वेज में लिए हुए गैदर किए हुए रिक्वायरमेंट को अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मॉड्यूल डिवीजन और टेक्निकली वो रिक्वायरमेंट फ्रेम आउट करता है। सो अब जो पर्सन है, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर्सन है, वो अपने नॉलेज, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो नेचुरल लैंग्वेज में मिले हुए रिक्वायरमेंट को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करेगा। सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही सकता है, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, नोशन फॉर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक तो स्ट्रक्चरल लैंग्वेज लिखने की जरूरत, यूज करने की जरूरत है। ठीक है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज जैसे मैंने आपको क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म्स यूज करो या टेम्पलेट्स यूज करो। गूगल फॉर्म के थ्रू अगर मैं रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा हूं, मतलब वो क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज हो गया, जहां पे हम लोगों ने ओके नॉर्मली एग्जाम में हम लोग अगर इंस्ट्रक्शन देने के लिए या एग्जाम के साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, दोज आर टू द पॉइंट और वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है, बराबर है। तो और क्वेश्चंस भी जो देते हैं वो स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। वहां पे एम्बिग्विटी होने के चांसेस बहुत मिनिमम रहता है। ठीक है, देन डिजाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, दिस अप्रोच यूजेस languages like programming language but with more abstract feature to specify the requirements by defining an operational model. So यहाँ पे हम लोग वैसे ही कोई languages यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टाइप, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशनल मॉड्यूल कैसा रहेगा उसको हम लोग डिजाइन करके बता रहे हैं। लाइक हम लोग इंटरफेस क्रिएट करके बताएंगे। मैं HTML CSS यूज करूंगा, उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करूंगा और जिससे मैं बताऊंगा कि ओके ऐसा उसका लॉगिन पेज दिखेगा, ऐसा साइन अप पेज दिखेगा। सो दैट इज डिजाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। आई होप समझ में आ रहा है। मतलब मुझे जो डिजाइन्स बनाने हैं ना, वो डिजाइन्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैं ऐसे छोटे मोटे डमी फॉर्म बना दूंगा। तो मैं बोलूंगा कि ओके जैसे अगर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो मैंने उसके ऊपर प्रोफाइल पेज का मैंने लिंक दिया हुआ है। बहुत सिंपल होगा ये और एक दिन के अंदर तो आराम से बन भी जाएगा। देन प्रोफाइल पेज के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग बताएंगे, ये सिंपल HTML में बताऊंगा। कहीं पे कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी, कोई बड़े प्रोग्रामिंग नहीं की है। सिंपल सिर्फ आपको वहां पे लेआउट दिखेगा कि ओके क्या चीज कैसे हो रहा है। सो आपको बेटर वे में समझ में आएगा कि मैं क्या चीजें, क्या रिक्वायरमेंट बताने की ट्राई कर रहा हूँ। Then we have graphical languages. By text annotation is used to define the functional requirement for the system. So यहाँ पे हम लोगों ने कोई ना कोई graphical notations use किए हुए, बराबर है। An early example of such graphical notation was SADT. New use case descriptions हम लोग अगर बता रहे हैं तो आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखो कि रिक्वायरमेंट बताने के लिए ग्राफिकल नोटिफिकेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज केस डिस्क्रिप्शन सीक्वेंस डायग्राम, जो आज आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल है। देन नेक्स्ट क्या आएगा, मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस। अब मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस में हम लोग एम्बिग्विटी जो है वो कम करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें हम लोग मेनली आपका एल्गोरिदम कैसे होगा वो बताएंगे, क्योंकि आपका जो मशीन है उसमें क्या स्टेट रहेगा, जब यूजर लॉगिन करेगा तो साइन अप करेगा तो क्या स्टेट रहेगा, उसके बाद जब अब अगर वो अपने प्रोफाइल पे आ रहा है तो वो टाइम पे क्या चीजें उसको एक्सेसिबल रहेंगे, कैसे एक्सेसिबल रहेंगे, कौन से कंडीशन पे एक्सेसिबल रहेंगे। तो मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन मीन्स द एल्गोरिदम। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, mathematical concepts such as finite state machines or a sets. This unambiguous मतलब unconfusing specification reduce the argument between customer and contractor.
तो एग्जैक्टली मैंने फ्लो बता दिया, एग्जैक्टली मैंने एल्गोरिथम डिफाइन कर दिया, दैट इज अ मैथमेटिकल पार्ट कि ओके यहाँ पे लॉग इन करेगा, 3 लॉग इन अटेम्प्ट अलाउड रहेंगे, अगर नहीं किया तो फिर आप वापस लॉग इन नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ पे 24 आवर्स तक आपका अकाउंट ब्लॉक रहेगा, या फिर ईमेल पे वेरिफिकेशन आएगा या मोबाइल पे वेरिफिकेशन आएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। नो, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या बोला है, प्री डिफाइंड कोई टेम्पलेट यूज करेंगे फॉर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, लाइक गूगल फॉर्म। मैंने हम लोग ने स्टार्ट से जो एग्जाम्पल रखा है, और यहाँ पे देखो आपको वो बता भी रहा है, फॉर्म बेस्ड अप्रोच है ना। सो द फ्रीडम ऑफ रिक्वायरमेंट राइटर इज लिमिटेड बाई प्री डिफाइंड टेम्पलेट, लाइक जैसे हम लोगों ने बोला है कि ISO ने आपको एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे। देन आप अगर ISO स्टैंडर्ड ही अगर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये भी बोला गया है कि ऑल रिक्वायरमेंट्स आर रिटन इन स्टैंडर्ड वे। कोई टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो भी आप एक डिस्क्रिप्शन में भी लिमिटेड रहेगा उसका। सो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत एक्सप्रेसिव वे में, जितना एक्सप्रेसिव वे आपका नेचुरल लैंग्वेज है उतना एक्सप्रेसिव वे नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास एम्बिग्यूटी यहाँ पे नहीं होंगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब कोई एक चीज एक ही कुछ वर्ड्स जो आप यूज करेंगे या कोई एक स्टेटमेंट यूज करेंगे वो कोई एक स्पेसिफिक एक ही चीज डिस्क्राइब करने के लिए होगा। नेचुरल लैंग्वेज जैसा नहीं होगा कि अलग अलग एक्सप्रेशन में हम लोग कभी कभी सिमिलर टाइप के वर्ड्स यूज कर देते हैं। सो वन और मोर स्टैंडर्ड फॉर्म और टेम्पलेट्स आर डिजाइन टू एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट। उसमें क्या बोला, इट शुड इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शंस और एंटिटी। एंटिटी मतलब कितने टाइप के अलग अलग यूजर्स वो फंक्शंस को यूज करने वाले हैं, फॉर विच डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है, ये देखेंगे। देन उसके बाद क्या बोला है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट्स एंड वेयर दे कम फ्रॉम, कि मैंने कुछ इनपुट दिया है तो वो कहाँ से आएगा, वो इनपुट कौन प्रोवाइड करेगा, वो बताना है। एंड उसके बाद में अगर वो इनपुट्स अगर बेस के ऊपर कुछ आउटपुट मिल रहा है तो वो आउटपुट अभी डेटाबेस में स्टोर होगा या प्रोफेसर्स को दिखेगा। स्टूडेंट जैसे अगर स्टूडेंट अगर इनपुट दे रहे, दैट इज असाइनमेंट, तो आउटपुट कहाँ पे जाना चाहिए, वो आउटपुट जाना चाहिए जो स्पेसिफिक प्रोफेसर ने वो असाइनमेंट असाइन किए थे वो स्टूडेंट्स को, उनको। सो वेयर दे गो, दे विल गो टू द स्पेसिफिक प्रोफेसर हु असाइन दैट असाइनमेंट टू देम, या फिर वो टीम में या वो क्लास के जो भी प्रोफेसर है वो सबको ये नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ये हम लोग बता रहे हैं। लेकिन सबको जाके मतलब नहीं है, क्योंकि कोई एक प्रोफेसर नहीं अगर असाइनमेंट अलॉट किया है तो। देन उसके बाद में क्या बोला, इंडिकेशन ऑफ व्हाट अदर एंटिटीज रिक्वायर्ड, दैट इज सेकेंड पॉइंट। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन टू बी टेकन, उसके आगे प्री एंड पोस्ट कंडीशन, व्हाट मस्ट बी ट्रू, मतलब कुछ एक ऑपरेशन चालू करने के पहले क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे वो ऑपरेशन या वो फंक्शन यूज करने के, और उसके बाद में क्या होना चाहिए वो सब आएंगे। और एक कोई फंक्शन आप यूज कर रहे हैं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है, और उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लाइक मैं अगर बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं सडनली मीटिंग से अगर बाहर निकल जाता हूँ और फिर भी मुझे पता नहीं है, सो मैं बात करते ही जा रहा हूँ, सो वो क्या हो गया, दैट इज द साइड इफेक्ट, राइट, कि वेयर आई डोंट हैव एनी आइडिया बिकॉज मैं दूसरे स्क्रीन पे हूँ और जो कॉल चल रहा है, मतलब जो हम लोग अगर MS टीम पे बात कर रहे हैं, सो दिस इज द वन कॉल विच इज गोइंग ऑन। अगर मैं गूगल मीट पे बात कर रहा हूँ वहां पे भी एक ऑनलाइन इंटरनेट कॉलिंग चल रहा है ये, और वो कॉल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, गेटिंग। देन उसके बाद में आपके पास क्या है, ग्राफिकल मॉडल्स। ग्राफिकल मॉडल्स बहुत सिंपल है, ग्राफिकल वे में हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, इसको ग्राफिकल मॉडल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सीक्वेंस डायग्राम बताया, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, लाइक एज यू कैन सी इन दिस ग्राफिकल डायग्राम, आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड हियर,
फर्स्ट वी हैव अ एटीएम, और वो एटीएम है, और आप देखो यहाँ पे यूजर है, दिस इज द एटीएम, यहाँ पे डेटाबेस है। तो यूजर क्या करेगा, एटीएम मशीन पे जाएगा कार्ड लेके। अब वो कार्ड का जो नंबर है, आप जैसे आपने एटीएम पे कार्ड स्वाइप किया या कार्ड इंसर्ट किया, सो क्या होगा, वो कार्ड नंबर जो है वो डेटाबेस में जाएगा फॉर द वेरिफिकेशन। इफ दैट वेरिफिकेशन इज डन तो कार्ड होके आएगा। देन एटीएम विल आस्क फॉर अ पिन रिक्वेस्ट। जैसे ही आप पिन रिक्वेस्ट एंटर करेंगे, दिस पिन विल बी वैलिडेटेड फ्रॉम द बैंक साइड, और उसके बाद अगर पिन वैलिडेशन अगर करेक्ट आता है देन इट्स ओके, या फिर एक्सेप्शन में हम लोगों ने क्या डाला है, इनवैलिड कार्ड। और अगर पिन वेरिफिकेशन अगर करेक्ट होता है तो आपको फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑप्शन मेन्यू मिलेगा। ऑप्शन मेन्यू लाइक आपको आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, देन विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यू वांट टू परफॉर्म राइट नाउ, लाइक आपको कैश विड्रॉ करना है या समथिंग लाइक दैट। सो देखो यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है उसमें क्या है, विड्रॉवल रिक्वेस्ट। सपोज मैंने विड्रॉवल रिक्वेस्ट दिया, तो जो एटीएम है ना, उसके पास से बैलेंस रिक्वेस्ट, सॉरी, उसके पास से बैलेंस रिक्वायरमेंट जाएगा, जहां पे वो सबसे पहले तो देखेगा क्योंकि अगर मैं 10,000 विड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूं तो 10,000 आपके अकाउंट में है क्या, या इट शुड बी मोर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू मोर देन द अमाउंट विच वी आर ट्राइंग टू विड्रॉ। दिस इज द सिंपल कंडीशन। तो देखो विड्रॉवल रिक्वेस्ट अगर हम लोग डालेंगे तो सबसे पहले बैलेंस रिक्वेस्ट जाएगा डेटाबेस में, आपको बैलेंस बता रहा है। तो अमाउंट रिक्वेस्टेड में वो क्या बताएगा कि ओके मेरे अकाउंट में इतना पैसा है। सपोज आपने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया, देन आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि ओके मुझे अभी 10,000 निकालना है। सो आपने वो अमाउंट एंटर किया जितना आपको विड्रॉ करना है। अब डेबिट रिक्वेस्ट जो है वो डेबिट अमाउंट वहां पे जाएगा। आपका अकाउंट में अगर जो आपने अमाउंट एंटर किया उससे अगर ज्यादा अमाउंट अगर है तो डेबिट रिस्पॉन्स जो है वो या तो दो चीज बताएगा, इनसफिशिएंट कैश, या फिर आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर पैसा मिल गया देन इट्स फाइन, अदरवाइज वो क्या बता रहा है, एक एक्सेप्शन क्या आ रहा है, इनसफिशिएंट कैश। और उसके बाद में आपका कार्ड जो है, आपको कार्ड वापस लेना है, बाहर रिमूव हो जाएगा, कार्ड रिमूव, कैश मिल गया, कैश रिमूव, रिसिप्ट मिल गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। सो दिस इज द सिंपल वे जैसे हम लोग एज यू कैन सी ग्राफिकल मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो आप एक बार ध्यान से देख लो इसको, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो मुझे। आप प्रैक्टिकल्स में भी ऐसे ही डायग्राम्स परफॉर्म करते रहोगे। सो रिमेंबर गाइज, इफ कार्ड इज वैलिड देन इट वॉन्ट प्रोवाइड यू एनी अदर ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर वैलिडेशन कार्ड पे भी चेक करेगा तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन मेन्यू प्रोवाइड करेगा, फ्रॉम वेयर यू कैन सिलेक्ट योर ऑप्शन, लाइक आपको बैलेंस चेक करना है, मिनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, क्या कैश विड्रॉ करना है, वॉट एवर द केस माइट बी। सो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपका ये वाले जो हम लोग के ग्राफिकल सीक्वेंस डायग्राम या ऐसा कुछ जो ग्राफिकल मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वाला आपका जो पार्ट है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। सो अभी आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो most systems must operate with other systems and the operating interface must be specified as part of the requirements. Most systems must operate with other systems. मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक वेबसाइट है, सो वो अकेला तो काम नहीं करेगा, it is going to work with some other systems as well. मेरा कोई एक सॉफ्टवेयर जो रहेगा उसके ऊपर जो मैंने अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड किए हैं वो भी अकेले काम नहीं कर पाएंगे, वो कोई ना कोई दूसरे सिस्टम का हेल्प लेंगे, वेदर इट माइट बी अ क्लाउड सपोर्ट और इट माइट बी एन ईमेल सपोर्ट। जो ईमेल सपोर्ट सपोज उसको कोई जीमेल या उसके किसी के पास से मिल रहा है, या फिर कोई दूसरा सपोर्ट हम लोगों को अगर रिक्वायर्ड है तो वो कहीं ना कहीं हम लोग कोई ना कोई दूसरे एपीआईज हमेशा यूज करेंगे। अगर मैप रिक्वायर्ड है तो गूगल मैप एपीआई यूज करेंगे, जिससे आपका जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हम लोग यूजर्स के लिए मैप सर्विस प्रोवाइड कर सके या ट्रैकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम ऐसा इतना कोई यूनिक नहीं रहेगा कि वो खुद से ही अकेले ही काम कर पाएगा।
उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या होगा, जो दूसरे कोई सिस्टम्स है उसके साथ उसका इंटरेक्शन इंटरफेस तो आपको देखना ही पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहा है। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेस मे बी डिफाइंड। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लाइक एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। रेडी सर्विस आपके पास स्टैंडर्ड कहीं अवेलेबल है, आप वो सेम रेडी सर्विस को एपीआई के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने वेबसाइट पे आप कनेक्ट करेंगे। जैसे गूगल मैप फैसिलिटी, तो अब मुझे क्या करना है, गूगल मैप के एपीआई सिर्फ मेरे सॉफ्टवेयर के साथ में मुझे लिंक करना है और मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर अलग ऑटोमेटिकली गूगल मैप आ जाएगा और उसके सारे फंक्शनलिटीज आ जाएंगे। मुझे अलग से मेहनत करने की कोई दूसरी ज़रूरत नहीं रहती है। एपीआई मतलब वो आपको सर्टन लाइन ऑफ कोड प्रोवाइड करेगा जो आप कॉपी पेस्ट कर लो अपने कोड में, बस इतना ही रहता है। सो प्रोसीजरल इंटरफेस में क्या होगा, एपीआईज हम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि मैंने क्लाउड फैसिलिटी देना है तो गूगल क्लाउड के जो एपीआई है वो कनेक्ट कर दिए। अगर मुझे गूगल मैप फैसिलिटी देनी है तो उसके एपीआई मैंने कनेक्ट कर दिए। देन लाइक अगर मुझे कोई चैटिंग फैसिलिटी देनी है तो चैटिंग के लिए मेरे पास कोई रेडी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसके एपीआई मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। उसके आगे डेटा स्ट्रक्चर आएगा। मतलब जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके टेक्निकली जो डेटा अगर पास होगा फ्रॉम वन सब सिस्टम टू अनदर वो कैसे होगा, है ना, ये सब हम लोग बताएंगे कि कहाँ से कैसे टेक्निकली वो पास ऑन हो रहा है या और कुछ। देन डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जिस्टिंग सब सिस्टम में हम लोग बताएंगे कि ओके कहाँ पे कैसे डेटा आ रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, वो बताएंगे। फॉर्मल नोटेशंस अगेन बहुत सिंपल है। प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेजेस रहेंगे आर इफेक्टिव टेक्निक फॉर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। लाइक हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ओके ये मेरा यूजर मतलब ऊपर जैसे हम लोगों ने कोई डायग्राम बताया वैसे प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज रहेंगे जिसके थ्रू मैं इजीली मेंशन कर पाऊंगा कि ओके ऐसा कुछ मेरा इंटरफेस होना चाहिए, यहाँ पे यूजर आएगा, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन वो एंटर करेगा। देन ये अगर उसका इनपुट एंटर किया हुआ अगर करेक्ट या वैलिड है तो क्या एक्शन होगा, इनवैलिड है तो क्या एक्शन होगा, लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट of what is required of the system developer and should include both a definition of user requirement and a specification of system requirement. Like यूजर रिक्वायरमेंट अलग रहेंगे और सिस्टम रिक्वायरमेंट अलग रहेंगे। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, नहीं दिया है, ठीक है, आगे है वो। सो आगे कहीं पे तो है, ठीक है, देखते बाद में हम लोग। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आप क्लाइंट के साथ में और अपने बेसिकली अपना टीम के साथ में आप शेयर करेंगे। क्लाइंट साइड से जो टेक्निकल लोग आपको हेल्प कर रहे हैं उनके पास तो हमेशा ये रहेगा ही। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द सिस्टम डेवलपर नाउ शुड इंक्लूड बोथ डेफिनेशन ऑफ द यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब यूजर ने क्या बोला है, एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट, एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए। इट इज नॉट अ डिजाइन डॉक्यूमेंट। As far as possible, it should set what the system should do rather than how it should do. मतलब रेडी डिजाइन या ग्राफिक वे में डायग्राम बना के मैं नहीं बताऊंगा, हम लोग उसको स्टैंडर्ड वे में रिक्वायरमेंट गैदर किया हुआ रहेगा। जैसे मैंने क्या बोला कि हम लोग वहां पे गूगल फॉर्म जैसा एक स्टैंडर्ड इनपुट फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे विद सेट ऑफ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस के यूजर ने क्या आंसर दिए उसके बेस के ऊपर, जिससे एग्जैक्टली आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज कैसे वर्कआउट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, टाइप्स ऑफ अलग अलग यूजर्स के क्या क्या काम रहेंगे ना वो डिवाइड किया है। देखो सबसे पहले मेरे पास सपोज सिस्टम कस्टमर है, मैनेजर है, सिस्टम इंजीनियर है, सिस्टम टेस्ट इंजीनियर है। तो हर एक चीज, हर एक जो अलग अलग यूजर्स है उनके क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे। लाइक सिस्टम कस्टमर है, system customer basically specifies the requirements and read them to check that they meet their needs. They specify changes to the requirement. So system customer will be exactly going to verify whether the specified requirement
जो है whether they are meeting with their needs or not, or some or the other thing is missing. If something is missing, then we supposed to make some changes, or we supposed to rectify the existing requirement document with respect to, or which should match with the needs of our customer, because at the end customer is the main person who's going to work on our software, and for them only we are developing this software. So if it does not match with the customer needs, then we supposed to make changes, or we supposed to modify it. Then next comes managers. यहाँ पे क्या बोला है, यूज द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू प्लान अ बिड फॉर अ सिस्टम एंड टू प्लान द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस. देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू प्लान अ बिड फॉर द सिस्टम. मतलब which type of system is required, is there something which is excessive, which is not required, or which will a more time consuming, or which will go over budget. तो ऐसे कुछ भी चीजें रहेंगी, उसके लिए हम लोग बिडिंग करेंगे कि ओके वी सपोज टू कंप्लीट समथिंग विद दिस मच टाइम, ये वाला पार्ट इतने टाइम में होना चाहिए. ये कुछ चीज जो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा लग रहा है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये मैनेजर का काम रहेगा कि टीम वाइज हर एक किसी को कुछ ना कुछ असाइन कर देना, बराबर है. सो यहाँ पे वही किया है कि डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे जाएगा वो आप वो यहाँ पे वो बताएंगे कि लाइक ओके वी हैव 5 टीम्स नाउ. पहला टीम चलो कौन है वो ये काम करेगा, दूसरा टीम ये काम करेगा. इफ सेकेंड टीम इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट प्रोसेस, तो वो आपस में काम कहीं ना कहीं एक्सचेंज करा के देंगे. सो ये सेम चीज रहेगा, और हर एक जो टीम है उनके टीम लीडर के साथ में ये डिस्कशन होगा. एंड फाइनली जो टीम लीडर है दे आर द रिस्पॉन्सिबल कि उनके टीम में क्या काम चल रहा है, वो टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब रिपोर्ट करना बैक टू मैनेजर. नेक्स्ट वी हैव इज सिस्टम इंजीनियर. क्या बोला है, यूज द रिक्वायरमेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट सिस्टम इज टू बी डेवलप्ड. ये सिस्टम इंजीनियर का काम रहेगा, बराबर है. देन सिस्टम टेस्ट इंजीनियर, नाम से ही पता चल रहा है टेस्ट होगा ये. सो ये क्या करेगा, ये हम लोग के डेवलप कर रहे हैं जो सिस्टम एग्जैक्टली वो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है ना. देखो मैनेजर ने क्या किया, हर एक टीम को डिफाइन कर दिया किसको क्या करना है. अब एक टीम के अंदर क्या करना है उनको टास्क मिल गया, तो उनके सिस्टम इंजीनियर्स फिर समझेंगे रिक्वायरमेंट को, बराबर है, कि उनको एग्जैक्टली अभी कोडिंग करना क्या है, क्या पार्ट का कोडिंग करना है, और वो कोडिंग क्या होगा ये अभी ये लोग स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना. देन टेस्ट इंजीनियर्स रहेंगे, एज नेम सजेस्ट द यूज द रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप वैलिडेशन टेस्ट फॉर द सिस्टम. बेसिकली क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि ओके जो भी हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं वो एग्जैक्टली जो यूजर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही प्रोवाइडेड है या कहीं पे कुछ मिसमैच हो रहा है. नेक्स्ट कम सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर. क्या बोला है देखो, द रिक्वायरमेंट्स टू हेल्प अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड द रिलेशन बिटवीन इट्स पार्ट्स. उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर. वो क्या बोलेगा कि ओके अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर के अंदर इतने पार्ट्स ऐड कर रहे हैं, ये कुछ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, ये फीचर्स ये ऐड कर रहे हैं, तो जब हम लोग फाइनली बनाने के टाइम पे सब कुछ अलग अलग बना रहे हैं हम लोग, लेकिन एक बार बनने के बाद में तो सब कुछ एक साथ कंबाइन होके यूजर एंड पे जाएगा और वैसे ही वहां पे यूज होने वाला है. तो अगर हम लोगों ने कुछ वहां पे ऐड किया हुआ है तो वो जब मेंटेनेंस में जाएगा तो वो साथ में कंटिन्यूअस प्रॉपरली वर्कआउट होगा, या वहां पे इट विल क्रिएट अ बिग बर्डन और अ प्रॉब्लम, है ना. ये देखेंगे हम लोग. उसके बाद में नेक्स्ट कम्स इज सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस. सो देखो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में यहाँ पे क्या बोला है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस फर्स्ट थिंग इट्स गिवन एज कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द सॉफ्टवेयर मेथड्स, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिलेशंस बताएंगे कि ओके हम लोग कौन से एक्टिविटी फर्स्ट परफॉर्म करेंगे, कौन से सेकेंड करेंगे, और फर्स्ट अगर हम लोगों ने कुछ किया तो उसका रिएक्शन क्या होगा, बराबर है ना. ये सब यहाँ पे हम लोग बताएंगे. सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि यहाँ पे सेट हम लोगों ने सेट आउट करके बताया कि ओके दिस इज द आवर फर्स्ट एक्टिविटी, दिस इज आवर सेकेंड एक्टिविटी, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो ये होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा होगा, इट गोज लाइक दैट, ठीक है. सो ये सेम चीज यहाँ पे होगा. नाउ दिस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच
बराबर है, मतलब सब कुछ आप खुद से कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा होगा कि मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, दो चीज हो सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग कुछ सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसके ऊपर हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। नाउ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, मतलब कोई एक चीज बहुत एक्स्ट्रा दे दिया है, कोई एक चीज काम का ही नहीं है, ऐसा जो भी चीज है ना उसको हम लोग यहाँ पे अपडेट करने की ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, डिफाइन द मेन फंक्शनलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड क्या कंडीशन रहेंगे उसके साथ में। ऐसा नहीं होगा कि हाँ कोई एक फंक्शन बना दिया उसके ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है, वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई दूसरे कंडीशंस तो आएंगे ही। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव सम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जिसमें आपको सपोज एक एडमिशन प्रोसेस क्रिएट करना है, तो अगेन उसके कोई ना कोई कंडीशन तो रहेंगे ही, जिसके बेस के ऊपर जो भी यूजर्स है वो अपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। अगर वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट वी हैव अ सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो यहाँ पे क्या बोला है, अ सॉफ्टवेयर इज टू बी डिजाइन एंड प्रोग्राम। सबसे पहले तो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो आपके पास डिजाइन हो गया, उसकी के बाद में आपका उसकी बेस के ऊपर क्या होगा, प्रोग्रामिंग होते जाएगा। वेरिफिकेशन वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर मस्ट कंफर्म टू इट्स स्पेसिफिकेशन एंड मीट द कस्टमर नीड्स। तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन आएगा। वैलिडेशन में हम लोग देखेंगे कि एज पर द रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो वैलिडेशन में आएगा। और वेरिफिकेशन में अभी जो बन गया है वो एग्जैक्टली कस्टमर को कैसे वे में काम आ रहा है, मतलब उसके एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे अचीव हो रहा है क्या, क्योंकि उसने बोल दिया वैसा हम लोगों ने सॉफ्टवेयर तो बना दिया, लेकिन उसको जो वे में हेल्प करना चाहिए था वैसा ही हेल्प यहाँ पे मिल रहा है क्या उसको इसके थ्रू, ये हम लोग देखेंगे। सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन मेंटेनेंस पार्ट में आएगा, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअसली सॉफ्टवेयर को क्या करते जाएंगे, इवेल्युएट करते जाएंगे। इवेल्युएशन का मतलब क्या है, हम लोगों ने जैसे मेंटेनेंस के अलग अलग टाइप पढ़े थे, बराबर है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेंटेनेंस के 4 टाइप पढ़े। करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब एरर या बग्स को करेक्ट करते जाओ, है ना। देन अडेप्टिव मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजिकली आप कुछ चेंजेस अगर रहेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर भी नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, नए वे कुछ आएंगे उसको अडॉप्ट करना चाहिए, दैट इज अडेप्टिव मेंटेनेंस। देन आएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके अगेंस्ट हम लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर लेना है, वो आएगा। देन परफेक्टिव मेंटेनेंस, मतलब कोई चीज स्टार्टिंग में आपने डेवलप तो किया था लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि वो चीज जितना प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए था उतना प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो रहा है, उसका प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं स्लो हो रहा है, या वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है, या बहुत ज्यादा उस पर एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं कोई एक टास्क कंप्लीट कराने के लिए। तो आपको क्या करना है, उसको और स्मूथ करना है और फास्ट करना है उसको, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वही दिया है। इन प्रैक्टिस दे इंक्लूड सब एक्टिविटीज सच एज रिक्वायरमेंट वैलिडेशन आएगा, आर्किटेक्चरल डिजाइन, यूनिट टेस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ देर आर ऑल्सो सपोर्टिंग एक्टिविटीज सच एज कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। उसके आगे क्या बोला है, देखो सपोर्ट एक्टिविटी में क्या आएगा, सबसे पहले तो हम लोगों को सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि हम लोग क्या फंक्शंस, कितने बड़े फंक्शन ऐड कर रहे हैं, और वो इतने बड़े ऐड करने के बाद में क्या वो हम लोगों को काम के होंगे, या वो हम लोगों को हम लोग के जो सिस्टम्स है, इतने सारे जो यूजर्स है, वो सबका वर्क वो सबका बर्डन वो हैंडल कर पाएंगे क्या, ये देखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, सपोर्टिंग एक्टिविटी सच एज कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। सबसे पहले कहाँ पे क्या क्या चेंजेस की जरूरत है वो देखेंगे हम लोग। देन क्वालिटी अश्योरेंस आएगा, क्योंकि अश्योर्ड क्वालिटी तो आपको मिलना ही चाहिए। अब क्वालिटी अश्योरेंस हम लोग बोलेंगे, क्लाइंट बोलेगा कि हाँ क्वालिटी है, हम लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं रहता है। क्वालिटी में हम लोग क्या देखेंगे, टेस्टिंग होगा, और वो टेस्टिंग के बेस के ऊपर आपका आउटपुट क्या जनरेट होता है, दैट डिफाइंस और दैट अश्योर्स दी क्वालिटी, बराबर है। और बहुत बार टेस्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं ना वो भी ISO के साइड से प्रोवाइडेड रहता है। मोस्ट ऑफ टाइम आप अगर ISO स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो टेस्टिंग के प्रोसीजर्स भी उनके साइड से प्रोवाइडेड रहता है। और उसके आगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, यूजर एक्सपीरियंस है, एंड अलोंग विद अदर एक्टिविटी हम लोग को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, बराबर है, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स, टूल्स
एंड सम बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज को स्टैंडर्डाइज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्या बोला है कि हम लोग ISO स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, कि जहाँ पे बोला है कि ओके रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ये स्टेप्स फॉलो करना है, ये उसका टेम्पलेट है। डिजाइनिंग के ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये उसका टेम्पलेट है। टेस्टिंग के ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, दिस इज इट स्टैंडर्ड, ये होगा। देन नेक्स्ट क्या बोला है, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेसेस वी यूजुअली टॉक अबाउट द एक्टिविटीज जो वहाँ पे वो प्रोसेसेस में हम लोगों को अचीव करने। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला है, लेकिन वो एक्टिविटीज जो है ना उसमें क्या होंगे, प्रोसेसेस आएंगे, बराबर है, कुछ ना कुछ फंक्शंस आएंगे, और उसका जो फंक्शंस जो आएंगे ना उसका डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, पूरा सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोडक्ट मतलब पूरा बड़ा सा सॉफ्टवेयर क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो जैसे हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग के पास एक कॉलेज सॉफ्टवेयर है। सो आउटकम ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोडक्ट में हम लोग क्या बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल आउटकम ऑफ द आर्किटेक्चरल डिजाइन मे बी अ मॉडल फॉर द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, मतलब एक कंप्लीट आपको कॉलेज का सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा स्टार्ट टू एंड, क्या क्या चीजें रहेंगे, वो बहुत बड़ा सा एक पूरा सा एक ब्लूप्रिंट होगा आपके सॉफ्टवेयर का, ये समझ लो। देन उसके बाद में हम लोग रूल्स बताएंगे। रूल्स मतलब किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहेंगे इसमें प्रोसेसेस में, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोग्रामर है, डिजाइनर है, टेस्टर है। तो वो अगर हम लोग के पास एक टेस्टर नहीं रहेंगे, वी माइट बी हैविंग 2, 3, 4 या 5 टीम्स ऑफ टेस्टर्स जो अलग अलग पार्ट को टेस्ट करेंगे। तो वो हर एक लोगों के क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे वो हम लोग बताएंगे। प्री एंड पोस्ट कंडीशंस, अब यहाँ पे क्या बोला है, लाइक प्री एंड पोस्ट कंडीशन, लाइक यहाँ पे देखो, प्री कंडीशन ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन इज द रिक्वायरमेंट जो आपके अप्रूव हो गए है ना कस्टमर साइड से। पोस्ट कंडीशन में हम लोग क्या बताएंगे, वी आर डिस्क्राइबिंग द डायग्राम्स आर्किटेक्चरल जो हम लोगों ने बनाया इज हैज बिन रिव्यूड, क्योंकि आपने ये रिक्वायरमेंट दिए थे, अब वो रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर हम लोगों ने क्या बना दिया, ये आर्किटेक्चरल डिजाइन पूरा बना दिया। दिस इज हाउ योर सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू लुक लाइक। सो अब वो सिंपल प्रॉपर है क्या वो देखेंगे। देन सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स, इट रिलाइज ऑन मेकिंग डिसीजंस। उसमें आपको क्या बोला है, देखो, देयर आर नो आइडियल प्रोसेस एंड मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेवलप्ड देयर ओन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। मतलब हर कोई, जैसे अगर मुझे पता चलता है तो मैं एक स्टैंडर्ड SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो नहीं करूंगा, जो आगे हम लोग अलग अलग टाइप पढ़ने वाले। हम लोग अपना खुद का एक डेवलपमेंट मॉडल, एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बना देंगे, बिकॉज मैं सालों से कोई सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अगर आपका कंपनी बहुत बड़ा है तो मोस्ट ऑफ टाइम विल बी गेटिंग सम सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अपना खुद का एक प्रोसेस जो है ना वो डिफाइन कर देंगे, क्योंकि दिस इज हाउ विल बी डेवलपिंग दिस इज हाउ विल बी वर्किंग ऑन दिस पार्ट। सो उसके बाद क्या होगा कि मैं 2-4 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स को कंबाइन करके अपना एक यूनिक मॉडल बता दूंगा जो मेरे कंपनी के प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज को मैच करता रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखो क्या दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स on critical system has a very structured process, while with business system with rapidly changing requirements a less formal or a flexible process is likely to be more effective. So ये आपके changes है कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क्स ऑन अ क्रिटिकल सिस्टम। क्रिटिकल सिस्टम मतलब ह्यूमन डिपेंडेंस जिस पे ज्यादा है, लाइक बैंकिंग सिस्टम है, हॉस्पिटल के सिस्टम है, जहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट आपके सॉफ्टवेयर की जो सजेशन या आउटपुट है उसके बेस के ऊपर होगा। तो ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है जिसपे, मतलब वो सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स के बेस के ऊपर, सॉफ्टवेयर जो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है या सॉफ्टवेयर जो आउटपुट दे रहा है उसके बेस के ऊपर विल बी जजिंग कि ओके पेशेंट का हेल्थ कैसा है, उसको ऑपरेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत क्रिटिकल सिस्टम्स है। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में अगर बग या एरर हुआ, दैट माइट इम्पैक्ट, that might possible कि someone might lose their life or someone might be facing a problem throughout their life because आपके सॉफ्टवेयर में कुछ बग या एरर था जिसकी वजह से करेक्ट रिजल्ट या करेक्ट रिपोर्ट जनरेट हुआ, एंड एज अ रिजल्ट कोई एक पेशेंट का रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अगर क्रिटिकल सिस्टम्स है, लाइक मेडिकल सिस्टम्स है या सर्टन दूसरे टाइप के सिस्टम्स है जिसपे ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है,
तो ये बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के फॉलो करके ही आपको बनाना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं चलेगा। और उस सेकेंड एंड पे अगर बिजनेस सिस्टम्स है जिसके रिक्वायरमेंट है ना वो रैपिडली चेंज होते रहते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, आप देखो कि हम लोगों का कॉलेज का सिस्टम है, बराबर है। आज हम लोगों ने 4-5 कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोगों के जो प्रोसेस इवैल्यूएशन है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोगों ने वापस 1-2 कोर्सेज और बढ़ा दिए। तो क्या हो रहा है, रैपिडली चेंजिंग आ रहा है रिक्वायरमेंट में, कुछ ना कुछ न्यू रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नए वे में स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना चालू कर दिया, ये हो सकता है। हम लोगों ने कोई नए इवेंट्स चालू कर दिया, वापस रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हो गए, है ना। देन अभी हम लोग ये बता रहे हैं कि जो हम लोग के स्टूडेंट्स हैं वही सेम रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं। देन सडनली हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन एग्जाम या ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन चालू कर दिया, तो वो भी आ गया। तो ये सारे जो प्रोसेसेस है ना वो कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या बोला है, देखो, a plan driven and agile process. So plan driven process या processes where all the process activities are planned in advance. कि ऑलरेडी हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया हुआ है हर एक प्रोसेस का, क्योंकि ये दिन से ये एक्टिविटी चालू होगा और इतना टाइम तक ये कंप्लीट होना चाहिए। और लास्ट में हम लोगों ने उसका एक एंडिंग टाइम जो है वो भी बताया हुआ है। रिमेम्बर, एंडिंग टाइम का मतलब क्या है कि ओके ये टाइम से चालू होगा, यहाँ पे खत्म होना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर कोई बग, एरर या कोई प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से ऑन टाइम हम लोग वो एक्टिविटी खत्म नहीं कर पा रहे, तो वो टाइम पे भी हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए बफर टाइम रखेंगे वहाँ पे, एक्स्ट्रा टाइम, कि अगर बाई चांस अगर प्रॉब्लम हुआ देन यू फॉलो दिस पार्ट। सो यहाँ पे आपको वही बोला है, देखो, प्रोसेस एक्टिविटीज आर प्लान इन एडवांस एंड प्रोग्रेस इज मेजर्ड अगेंस्ट दिस प्लान इन अजाइल प्रोसेस। अजाइल मतलब जो बहुत ज्यादा हम लोग डायनेमिक प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग अपने हिसाब से, अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज द डायनेमिक प्रोसेस। सो इन अजाइल प्रोसेस प्लानिंग इज इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब क्या होगा, एक पार्ट बनाओ, बाद में वो होने के बाद में उसके ऊपर दूसरा पार्ट बनेगा, तीसरा बनेगा, फोर्थ बनेगा। सो इंक्रीमेंटल क्या होगा, टुकड़े टुकड़े में आप धीरे 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 थोड़ा 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 बनाते जाओ, तो आपका प्रोजेक्ट धीरे 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 और आई मीन उसके अंदर धीरे धीरे और नए फंक्शंस ऐड होते जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे वही दिया है, देखो आपको, in agile process planning is incremental and it is easier to change the processes to reflect changing customer requirements. Okay, in practice most practical processes includes elements of both plan driven and agile process. So in practice most आपके जो practical processes है, क्या बोला यहाँ पे, plan driven रहेंगे। प्लान ड्रिवन मतलब मैंने यहाँ पे प्लानिंग डाल दिया है कि ओके पहला ये फंक्शन बनाना है, उसके बाद ये फंक्शन बनाना है, ये 2 बनने के बाद में डेटाबेस बनेगा, वो बनने के बाद में तीसरा फंक्शन हम लोग ये बनाएंगे, उसके बाद में फोर्थ ये बनेगा, उसके लिए इतना टाइम रहेगा, ये सब बता दिया हम लोगों ने। दैट्स प्लान ड्रिवन। और दूसरा क्या रहेगा, अजाइल प्रोसेस। अजाइल प्रोसेस मतलब अब यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का, और मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस किए। सो आई नो कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्मूथली कंप्लीट होगा, कहाँ से हम लोग जाएंगे, क्या पार्ट अगर अभी मैं डेवलप करूँगा तो वहाँ पे कहाँ पे फेलियर के चांसेस है, कहाँ से अगर मैं क्या स्टेप्स फॉलो करूँगा तो विदाउट मच फेलियर और विदाउट मच डिले आप बहुत क्विकली काम फॉलो कर सकते हैं, अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो शॉर्टकट्स कौन से रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। सो अजाइल प्रोसेस आर द डायनेमिक वन, जहाँ पे आपका क्या इनपुट आउटपुट और क्या रिएक्शन होगा, कहाँ पे क्या चीज़, क्या स्टेप्स फॉलो करोगे तो उसके क्या रिएक्शन हो सकते हैं, ये सब इन एंड आउट पता है आपको। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, अजाइल प्रोसेस फॉलो करेंगे, डायनेमिक अप्रोच की ओके एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस। ये स्टैंडर्ड वे अगर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे तकलीफ होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है अननेसेसरीली, ये स्टेप्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, हम लोग उसको कट शॉर्ट करके डायरेक्ट शॉर्टकट वे में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। सो विल फॉलो दैट। सो देर आर नो राइट और रॉन्ग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, बस आपको आपके वे में बेस्ट कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। हर कोई जो है वो अपने 10 अलग वे में एक ही सॉफ्टवेयर बना सकता है, आपके लिए बेस्ट सुटेबल कौन सा है वो फाइंड आउट करो। मतलब कोई दूसरा भी सॉफ्टवेयर वही बना रहा है, वो भी वैसी प्रोसेसेस फॉलो कर रहा है, मतलब वो भी वैसा ही सॉफ्टवेयर बना रहा है बट डिफरेंट वे में वो प्रोसेसेस फॉलो करके आप वही सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपका वे ऑफ अप्रोच अलग है। तो यहाँ पे हर किसी का अपना खुद का एक अप्रोच हो सकता है, तो आपको भी ऐसा एक कस्टमाइज अप्रोच बनाना है जिसके बेस के ऊपर आप काम करेंगे।
ओके, सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो पार्ट चालू होता है दैट इज प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट, विल टेक 5 मिनट्स। यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट्स। प्रोसेस क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, बराबर है। अब बहुत सारे प्रोसेसेस जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा और वो भी सीक्वेंस में। सो यहाँ पे वही सेम बोला है, देखो अ प्रोसेस इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म फॉर अ गिवन पर्पस एज मेंशन्ड अर्लियर बाय डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। द पर्पस इज टू, पर्पस क्या है, टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ आवर कस्टमर और क्लाइंट, बराबर है। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर के नीड्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब वो टुकड़े टुकड़े में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नीड्स है और वो छोटे छोटे टुकड़ों को या छोटे छोटे ये जो नीड्स आ रहे हैं उसके, उसको हम लोग प्रोसेसेस में कन्वर्ट करके विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू आवर सॉफ्टवेयर एंड जिससे विल अगेन टेक द फीडबैक और फीडबैक ऑफ आवर कस्टमर कि ओके ये चीज़ हम लोगों ने ऐसे बनाया, ये चीज़ ऐसे बनाया, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, गेटिंग। सो ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। द पर्पस इज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ सम यूजर और अ क्लाइंट। अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज वन इंस्टेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस इज व्हाट यूज टू अचीव दिस पर्पस। सो वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लेना, बहुत सिंपल है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सो देखो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे तो क्या बोला है, प्रोसेस जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो एग्जीक्यूट होंगे कोई एक स्पेसिफिक वे में, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर में टू अचीव एनी गोल। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोसेस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूटेड टू अचीव अ गोल। नाउ मेनी डिफरेंट गोल्स मे हैव टू बी सेटिस्फाइड व्हाइल डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। नाउ मल्टीपल प्रोसेसेस आर नीडेड, बराबर है। सो मतलब बहुत सारे गोल्स, लाइक हम लोग बोलेंगे कि ओके हम लोगों ने शॉर्ट गोल्स रखे हैं कि ओके आपका फर्स्ट जो पार्ट है सॉफ्टवेयर का वो यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, थर्ड पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, इट इज लाइक दैट। So as you can see, many of this do not concern software engineering, though they do not impact software development. मतलब आपने छोटे छोटे गोल्स बनाए, आपने अपना एक स्टैंडर्ड एक्सपर्टीज यूज करके एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रॉपर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अगर प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं इंजीनियरिंग के, तो भी वो डेवलपमेंट कभी कभी वो प्रॉपर होता है, बराबर है। सो यहाँ पे क्या बोला है, दिस कुड बी कंसिडर्ड नॉन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, कि जहाँ पे आप वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस फॉलो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं और फिर भी अगर आपका उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो वो टाइम पे आपके वो जो प्रोसेसेस है वो नॉन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हो सकते हैं। लाइक मैं बोल रहा हूँ कि ओके अब हम लोग को ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है उसके लिए आप ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एम्प्लॉयज सिलेक्ट कर रहे हैं, देन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगेंगे, तो वो हम लोग अभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स मॉडिफाई करने की अपग्रेड करने की ट्राई कर रहे हैं हम लोग के कंप्यूटर पे, ये होगा। सो उसके आगे क्या बोला है, देखो बिजनेस प्रोसेसेस या सोशल प्रोसेसेस एंड ट्रेनिंग, ये सब चलेगा। आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस एग्जैक्टली उनका जो बिजनेस चल रहा है उसमें उनको क्या क्या फंक्शंस की ज़रूरत है ना। देन सोशल प्रोसेसेस में हम लोग देखेंगे कि आज के टाइम पे उनके जैसे बिजनेस चलाने वाले जो कंपनीज है उनके पास वो स्टैंडर्ड एक सॉफ्टवेयर कैसे है, हाउ दे आर ट्रीटिंग देयर कस्टमर, ये आएगा। तो उसके बेस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि अभी आपको क्या स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। सो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेसेस दैट कम अंडर दिस। Now this process also affects software development activities but are beyond the purview of the software engineering. उसके आगे देखो क्या बोला है, the process that deal with the technical and management issues. टेक्निकल मतलब फ्रंट एंड क्या होगा, बैक एंड क्या होगा, कौन सा एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे। दैट इज फ्रंट एंड में सपोज मैं बोल रहा हूँ मैं PHP यूज करूंगा, बैक एंड में आई विल बी यूजिंग MySQL, और उसके साथ में वी से कि ओके डेटाबेस बनाने के बदले हम लोग डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड फैसिलिटी ऐड कर देंगे। देन मोबाइल ऐप बनाना है तो गूगल ऐप इंजन से हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे जिससे वो और स्मूथ वे में वर्क कर पाए।
सो यहाँ पे देखो आपको वही बोला है कि द प्रोसेसेस दैट डील विद द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इशू ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस. Set of activities are called software processes. In short, a software project will have to engineer solution and properly manage the project. मतलब ऐसे software processes जो है वो बहुत properly आपको देखने हैं, engineer करने हैं. engineer मतलब कहाँ पे कोई एक प्रोसेस स्लो है, कहाँ पे कोई एक प्रोसेस प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो रहा है तो उसको मॉडिफाई करो, चेंज करो, अपग्रेड करो, बराबर है ना. सो देर आर क्लियरली टू मेजर कंपोनेंट्स इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस, a development process and a project management process. Now, the development process specifies all the engineering activity कि आपको क्या चीज़ कैसे डेवलप करना है, कौन करेगा, ये टीम डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, कितने साइकिल्स चलेंगे डेवलपमेंट पे वो बता दिए. और मैनेजमेंट प्रोसेस क्या स्पेसिफाई कर रहा है, हाउ टू प्लान एंड कंट्रोल दिस एक्टिविटी. हाउ टू प्लान मतलब जैसे आप डेवलपमेंट तो करते जा रहे हो लेकिन वो डेवलपमेंट पे आपको ये भी देखना है कि आपका एक बजट है, आपके पास एक स्पेसिफाइड टाइम है. जैसे एग्जांपल समझो कि अगर हम लोग एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है तो वो स्मार्टफोन में अभी हम लोग के पास वैरायटी ऑफ स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन जो होते हैं वो अलग अलग रेंज के आते हैं. कोई 10,000 में भी मिलेगा, कोई 20 में मिलेगा, कोई 40-50 ये रेंज में भी मिलेंगे. सो दैट मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, अब आप देखो कि हम लोग अगर इसको मार्केट में लॉन्च करना है हम लोगों को कोई एक फ़ोन को, तो मार्केट में लॉन्च करने के लिए वी हैव अ लिमिटेड टाइम कि आपके पास ये इतना ही टाइम है और उतने ही टाइम में आपको मार्केट में उसको लॉन्च करना पड़ेगा, बराबर है. सो अभी आपके पास कितना टाइम है उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए, सबसे पहले तो ये देखो. और वो टाइम अगर आपका डिले हो गया तो प्रॉब्लम ये होगा कि कोई दूसरे अपने सिमिलर डिवाइसेस या फोन्स को मार्केट में लेके आएगा. जैसे सैमसंग है, सपोज सैमसंग का डिले हो गया, 20,000 वाला फोन वो मार्केट में लॉन्च करने वाला था, अब उसका डिले हो गया बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन. जो डिले 2 महीना हो गया अभी, तो 2 मंथ्स के बाद जब अगर वो अपना वो सेम पुराना मॉडल अगर मार्केट में लॉन्च करने आएगा तो सपोज तब तक किसी दूसरे कंपनी ने उतने ही प्राइस रेंज में बेटर फीचर्स और फंक्शंस के साथ में अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया. तो अब अगर ये जो डिले हुआ है वो डिले के बाद अगर सैमसंग अपना फ़ोन अगर लॉन्च करेगा भी तो भी उसके सक्सेस के चांसेस जो है वो कम हो गए बिकॉज मार्केट में आपसे बेटर डिवाइसेस अवेलेबल हो गए इन द सेम प्राइस रेंज और अ बिट प्राइस डिफरेंस, जहाँ पे आपसे थोड़ा कम डिफरेंस है. तो इसके लिए आपको ये देखना है कि हम लोग जो कोई एक डिवाइस बना रहे हैं उसका कॉस्टिंग क्या है, हम लोग के पास बजट क्या है, उसका एग्जैक्ट शेड्यूल क्या है, बराबर है, और उस पर क्या क्वालिटी अचीव होना चाहिए, कितने लेवल का क्वालिटी, और ये सारे एक्टिव बाकी ऑब्जेक्टिव्स जो अगर वो मैच हो रहे हैं देन इट्स ओके. अदरवाइज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या होगा कि अगर आपका जैसे सैमसंग के तो उसका लॉन्च अगर सपोज 2 महीने डिले हो गया तो अब 2 महीने के बाद में वो अपना वो पुराना डिवाइस जो है वो लॉन्च नहीं करेगा. वो क्या करेगा, अब वापस उसको और 2-3 महीना डिले करके उस वही सेम मॉड्यूल को वापस अपग्रेड करके मार्केट में लेके आएगा, जिससे बाकी सारे लोगों के लिए वो और बेटर वे में वो टाइम के जो लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन उसके कंपैरिजन में आ पाए, जिससे उसका सक्सेस रेशियो जो है या उसका जो मार्केट में स्टैंड करने का जो रेशियो है, अपना जो इमेज है वो वहाँ पे मेंटेन हो पाए. इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस आर द की टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. मतलब बहुत स्ट्रिक्टली टाइमलाइन फॉलो करेंगे, क्वालिटी के ऊपर मैक्सिमम फोकस होगा और उसके साथ में बजट के अंदर ये सारी चीज़ें करना है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय इफेक्टिव डेवलपमेंट. सो उससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होने के चांसेस जो है वो बच जाएंगे, है ना. सो यहाँ पे क्या बोला है, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मेनी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ मेनी आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल आपके पास फाइनल सोर्स कोड जो है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फाइल्स रहेंगे, है ना, सेट ऑफ डिफरेंट फाइल्स, कोई HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइल्स हो सकते हैं, डेटाबेस के कोई ना कोई वहाँ पे कनेक्शंस रहेंगे. सो दिस आइटम आर की इवॉल्विंग एज अ प्रोजेक्ट प्रोसेस. तो ये हमेशा क्या होंगे, यही कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, है ना, और इसी के बहुत सारे वर्जन्स बनते रहेंगे. आप अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस जब फॉलो करता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट फोल्डर हम लोगों का क्रिएट होता है
और वो प्रोजेक्ट फोल्डर में आप जब कभी कोई नए फाइल्स को अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे ना, उसके हिसाब से उसका वर्जन चेंज होते जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला, एज डेवलपमेंट प्रोसेसेस जनरली डू नॉट फोकस ऑन इवोल्यूशन एंड चेंजेस टू हैंडल देम, अनदर प्रोसेस कॉल्ड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल प्रोसेस इज ऑफन यूज्ड। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो देर आर 3 कंस्टिट्यूट प्रोसेस फोकस ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड द प्रोडक्ट एंड कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस। कौन से है वो यहाँ पे आपको बेसिक दिया हुआ है। अब इसमें इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जो हम लोगों ने समझे वैसे ही होंगे। सो ठीक है, चलो समझा देता हूँ। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, 3 कंस्टिट्यूट प्रोसेस फोकसेस ऑन द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। कौन से 3 रहेंगे, तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है वो समझेंगे। तो सबसे पहले आपका जो मेन फोकस होगा वो रहेगा मैनेजिंग लाइक ओके। सबसे पहले आपको फोकस जो करना है वो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कहा गया, हाँ। सो जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट अगर 3 कंपोनेंट्स कोई रहेंगे जिसके ऊपर अगर आपको फोकस करना है, सो वो रहेगा कि आपको कॉस्ट, शेड्यूल, क्वालिटी और बाकी एक्टिविटीज जो है जिस पे आपको मेन कंट्रोल करना है। और उसके लिए हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो करेंगे। मेन कंपोनेंट्स आपके सॉफ्टवेयर के रहेंगे, डेवलपमेंट कंपोनेंट, प्रोजेक्ट कंपोनेंट प्रोसेस, बराबर है। और ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या करेंगे, इंजीनियरिंग एक्टिविटी फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, जब कभी हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई प्रोसेसेस फॉलो करता है तो वो टाइम पे आपको अगेन क्या करना है, आपको सेट ऑफ जो एक्टिविटीज है उसको इंजीनियर करेंगे, वही दिया है। इफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैन बी रिव्यूड एट एज अ स्टैटिक एंटिटी देन दिस 3 कंपोनेंट प्रोसेस विल सफाइज। लेकिन अगर ये स्टैटिक एक्टिविटी नहीं है तो डायनेमिक एंटिटीज आपको लाना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं न्यू स्टैंडर्ड, कुछ न्यू टूल्स, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज आपको अपने हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर, दैट्स इट, बराबर है। एंड बाय इम्प्रूविंग वी मीन द इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी, मतलब जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होना चाहिए और उसके साथ में मिनिमम कॉस्ट में ये इंक्रीज होना चाहिए। लाइक आप देखो कि आज के टाइम पे आपको अगर कोई न्यू स्मार्टफोन मिलता है तो वो क्या ट्राई कर रहा है कि आपको कम कॉस्ट में बेटर फोन या बेटर डिवाइस प्रोवाइड कर पाए विद सम क्वालिटी फीचर्स। और आप देखो कि मोस्ट ऑफ जो 15-20,000 रेंज वाले जो फ़ोन है ना, वही मैक्सिमम सेल होता है। जो आपके पास 50-60,000 70,000 वाले फ़ोन रहते हैं, उसको परचेस करने वाले लोग जो रहते हैं वो बहुत लिमिटेड रहता है। सो आप अगर 50-60,000 वाले पे ही फोकस कर रहे हो और 15-20,000 वाले फ़ोन को अगर ज़्यादा आप अगर वैल्यू नहीं दे रहे हो, देन दैट विल बी वेरी वेरी निगेटिव फॉर योर मार्केट रेपुटेशन, बिकॉज आपके ज़्यादातर जो यूजर्स है ना वो यही वाले हैं इन इंडिया। दिस इज द रियल एग्जाम्पल। सो क्या बोला है, करंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस जिसको आपको स्टडी करना है और फ्रिक्वेंटली वो जो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको उसको समझ के उसमें अपडेट करने की ज़रूरत है, वही है। सो देखो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में आपको क्या बोला है, वी हैव फर्स्ट आपका टाइप क्या रहेगा, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस, और सेकेंड रहेगा प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस। सो वी बेसिकली फॉलो अ प्रोसेस मैनेजमेंट जिससे आप बाकी के जो प्रोसेसेस है ना उसको ढंग से कंप्लीट कर पाओ। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप विदाउट एनी सीक्वेंस कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, कोई भी प्रोसेसेस या फंक्शंस आप डेवलप कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग, आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ऑन टाइम होना चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। एक प्रोसेस ने अगर ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया तो दूसरे प्रोसेस का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड ही है। तो हर किसी को अपने, लाइक वी हैव अ लेक्चर्स, तो अगर मैं अपना लेक्चर अगर डिले करूँगा तो मेरे बाद का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर डिले हो जाएगा। तो अभी वो सेकेंड लेक्चर जो डिले हुआ है वो आगे ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा लेक्चर लेट चालू हुआ तो मैं भी डिले करूँगा, उसके बाद का जो लेक्चर है वो तो वही टाइम में चालू होगा। सो अगर मैं डिले कर रहा हूँ तो उसके साथ में क्या होगा, आगे के प्रोसेस इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके साथ में मुझे मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए मुझे एक फिक्स्ड टाइम दिया हुआ है और उतने ही टाइम में मुझे वो पर्टिकुलर जो टास्क है वो कंप्लीट करना है। उसके आगे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके आगे एग्जाम आ जाएगा।
तो अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं ऐसा कुछ हो गया उसकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, आई नीड एक्स्ट्रा टाइम, तो जब एग्जाम चल रहा है वो टाइम पे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो आपके पास एक फिक्स टाइम फ्रेम है और उसी को फॉलो करते हुए आपको अपने प्रोसेसेस जो है उसको कंप्लीट करने का ट्राई करना है। और अब वो कैसे कंप्लीट करने, इट इज अप टू अस कि आप वहाँ पे क्या क्या चेंजेस अप्लाई करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, डेवलपमेंट प्रोसेस आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस रहेंगे। डेवलपमेंट प्रोसेस एज नेम सजेस्ट, क्या डेवलपमेंट पहला होगा, सीक्वेंस में डाल दो, हर किसी को प्रायोरिटी सेट कर दो, कौन से कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसको आपको पहले वर्कआउट करना पड़ेगा उस पर फोकस करेंगे। सो ये डेवलपमेंट प्रोसेस आएगा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, कि क्या चीज कैसे आपको ओवरऑल कैसे आपको मैनेज करना है सारे। एंड लास्ट में ये जो भी प्रोसेस बना रहे हैं उसको आप सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में मैच करके देखो कि एग्जैक्टली हम लोगों का सॉफ्टवेयर अगर कितना बड़ा बनेगा तो क्लाइंट साइड पे क्या कैपेसिटी है उनके पास कि ये वो ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, उनके नेटवर्क पे वो स्मूथ आउटपुट दे पाएगा क्या, ये आपको देखना है। सो वही यहाँ पे बताया, देखो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन, उसमें क्या टेक्नोलॉजी हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा कोई बाहर से, मतलब जैसे हम लोगों ने एपीआई कनेक्ट किए तो गूगल मैप एपीआई ऐड कर दिए, चैटिंग वाला कोई एपीआई ऐड कर दिया सपोज हम लोगों ने, देन ऑनलाइन पेमेंट है तो पेमेंट गेटवे इनकॉर्पोरेट किया है। तो अब इस पे अलग अलग 10 चीजें हम लोग साथ में कनेक्ट करते जा रहे हैं और खुद से कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरीली बहुत सारे चीजें हम लोगों ने कनेक्ट तो कर दिए सॉफ्टवेयर के साथ में, लेकिन जब हम लोग उस पर वर्कआउट करने की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। इसके बाद का नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक आएगा दैट इज SDLC। यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट नया टॉपिक चालू हो रहा है। तो अब वो जो टॉपिक है वो मैं आज नहीं कर रहा हूँ, आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। ये टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम चालू करूँगा। ओके, सो विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर ओनली।